अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शेख है और आज हम आपके सीवीएस का एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे और आज इनको हमने जो है ना ख़त्म करना है कि 30 एमसीक्यूज बनते हैं, 30 बनते आज को हम ख़त्म करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 154, वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन 154। A 43-year-old male presented with chest pain and dyspnea from last 30 minutes. Electrocardiography showed ST7 elevations. He developed ventricular fibrillation but was successfully resuscitated. Angiography demonstrated filling defect in multiple vessels consistent with embolic occlusions. Best management at this level will be. So, अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो पता लगेगा कि पेशेंट को चेस्ट पेन है, उसके बाद को डिस्निया स्टार्ट हुआ, डिस्निया के बाद उसको एसटी एलिवेशंस आए। यहाँ तक पता लगा पेशेंट को क्या है, एमआई। पेशेंट को क्या है, एमआई। और पेशेंट को बाद में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन डेवलप हुई। हम सबको पता है कि एमआई के 24 आवर्स में जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। 24 आवर्स विद एमआई में सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हुई, लेकिन पेशेंट बिल्कुल रिससिटेटेड हो गया। उसके बाद हमने पेशेंट की कराई एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में हमें नजर आया कि पेशेंट को क्या है, फिलिंग इन मल्टीपल वेसल्स। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि मैनेजमेंट लेवल पे क्या होगी। सो एक चीज आप याद रखें कि जब भी पेशेंट आपके पास एमआई का आए, एमआई का पेशेंट आए, आपने सबसे पहले उसकी परकुटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन लाजमी करनी है। परकुटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन आपने लाजमी करनी है विदन 90 मिनट्स, विदन 90 मिनट्स। परकुटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन को आम जुबान में हम कहते हैं स्टंट्स। आम जुबान में हम कहते हैं स्टंट्स। आपने 90 मिनट्स के अंदर उसकी परक्यूटेनियस कॉर्नर इंटरवेंशन करनी है, इसको आम जुबान में हम कहते हैं स्टंट्स। तो इसका आंसर हमारे पास बना अल्फा। अगर हमारे पास ये वाला ऑप्शन नहीं है तो उसके बाद हम जो है थ्रोम्बोलिटिक्स पे जाएंगे। अगर हम परक्यूटेनियस कॉर्नर इंटरवेंशन नहीं कर सकते, स्पोर्ट्स को नहीं कर सकते, उसके बाद हम थ्रोम्बोलिटिक्स पे जाएंगे। लेकिन हमारी प्रेफरेबल चॉइस कौन सी है, परक्यूटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 155। इसमें कुछ गलतियां हैं, इसको मैंने ठीक कर दी हैं, आप इसको ठीक कर लें। A 53-year-old male with known history of shortness of breath, fatigue, weakness presented with swelling in legs with rapid and irregular heartbeats. On examination, a small sign was present, pedal edema was present, jugular venous pulse was also raised. What is your diagnosis? आप एक बात पे गौर करें कि मैंने यहाँ पर जो है, यहाँ पर विद नोन हिस्ट्री ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग एंड वीकनेस, इसका मतलब ये है कि पेशेंट को ऑलरेडी कोई लंग्स प्रॉब्लम, लंग्स पैथोलॉजी पेशेंट को ऑलरेडी कोई अंडरलाइन है। उसके बाद पेशेंट हमारे पास आया है swelling in legs with rapid and irregular heartbeat, small sign was present, pedal edema was present, JVP is raised। इसका मतलब है कि देखें पेशेंट की JVP रेज्ड है, पेशेंट को कुछ स्मॉल साइन है। कुछ स्मॉल साइन क्या है, इसको मैंने रेस्पिरेटरी लेक्चर्स में अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था। स्वेलिंग इन लेग्स है और पीडियल एडिमा है। ये हमारे पास शो कर रही है हमारे पास पेशेंट को राइट हार्ट फेलियर के सिम्टम्स आ रहे हैं। अब राइट हार्ट फेलियर है कि लेफ्ट हार्ट फेलियर है, हमने इस चीज को डिसाइड करना है। पहले आप ये देखेंगे पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की हिस्ट्री और फटीग वीकनेस के साथ इसको हिस्ट्री है। इसका मतलब है कि पेशेंट को ऑलरेडी कोई हिस्ट्री है, एकदम डेवलप नहीं हुआ। एब्सेंस ऑफ पल्मोनरी एडिमा, एब्सेंस ऑफ पल्मोनरी एडिमा। इस केस में पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा नहीं है क्योंकि इसको ऑलरेडी पहले से हिस्ट्री, अब ने इसको पल्मोनरी एडिमा नहीं हुआ। एब्सेंस ऑफ पल्मोनरी एडिमा रूल्स आउट लेफ्ट हार्ट फेलियर, रूल्स आउट लेफ्ट हार्ट फेलियर। क्योंकि लेफ्ट हार्ट फेलियर का रूल है पहले इसको पल्मोनरी एडिमा होगा, उसके बाद इसको जो है ये वाले जो है राइट हार्ट फेलियर के सिम्टम्स आएंगे। सो इस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम राइट heart failure and isolated right heart failure in presence of lung pathology is called core pulmonale, called core pulmonale। isolated
right heart failure in presence of lung pathology is called cor pulmonale. So this is our cor pulmonale. मैं आपको थोड़ा सा ना right heart failure के बारे में बताते चलूं. right heart failure right heart failure की दो मेन कॉजेज हैं. लेफ्ट हार्ट फेलियर, एक लंग पैथोलॉजी. लेफ्ट हार्ट फेलियर almost always leads to right heart failure. Almost always leads to right heart failure. पहले पेशेंट को लेफ्ट हार्ट फेलियर डेवलप होगा, उसके बाद पेशेंट को राइट हार्ट फेलियर डेवलप होगा. और जब पेशेंट को पल्मोनरी ओडिमा नहीं है, पल्मोनरी ओडिमा, नो पल्मोनरी ओडिमा, इसका मतलब ये है कि पेशेंट को राइट हार्ट फेलियर नहीं है, इसको सिर्फ राइट हार्ट फेलियर है. क्योंकि लेफ्ट हार्ट फेलियर में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल खराब होते हैं. लेफ्ट वेंट्रिकल जब खराब होगा तो पीछे ब्लड पूल अप करेगा, तो पूल अप करेगा तो ब्लड, जो ब्लड है वो लंग्स में इकट्ठा होगा. लेकिन जब लेफ्ट हार्ट बिल्कुल ठीक है तो ब्लड पूल अप नहीं करेगा. राइट हार्ट खराब है तो तब पीछे को ब्लड पूल अप करेगा. तो जब पेशेंट को पल्मोनरी ओडिमा नहीं है और हार्ट फेलियर के सिम्टम्स प्रेजेंट हैं, पल्मोनरी ओडिमा नहीं है, तो इसका मतलब हो कि पेशेंट हमेशा आइसोलेटेड राइट हार्ट फेलियर है. और लंग पैथोलॉजी केस में इसको हम कहते हैं कोर पल्मोनल. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 156 क्वेश्चन में देखें, विच ड्रग ट्रीट्स बोथ हाइपरटेंशन एंड एंजाइना. एंजाइना के केस में हम जो ड्रग्स देते हैं बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, नाइट्रेट्स, एवाब्रेडाइन, ठीक है. बीटा ब्लॉकर्स जो बीटा ब्लॉकर्स वो ऐसे ड्रग्स हैं जो कि हम हाइपरटेंशन में भी यूज करते हैं. आपका सबको सवाल होगा, लेकिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी तो होते हैं जो हम यूज करते हैं उसके अंदर, उसके हाइपरटेंशन के अंदर. लेकिन इसका जवाब ये है, जो अंजाइना में जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं वो होते हैं डाईहाइड्रोपाइन, नॉन डाईहाइड्रोपाइन. लेकिन जो हाइपरटेंशन में जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं वो होते हैं डाईहाइड्रोपाइन. मैं इनके नाम लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे. ये होते हैं विरापामिल और दिलतेयाजम. ये होते हैं हमारे पास नाइफ डी पाइन. ये फर्क है, इसलिए बीटा ब्लॉकर्स ही हैं जो कि हम दोनों में यूज करते हैं. 157 क्वेश्चन जो है वो हम रिपीटेड है और उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे. क्वेश्चन में 158. A febrile patient complains of left-sided body weakness. What is your diagnosis? सवाल तो बहुत बड़ा अजीब सा है, लेकिन जब भी एक यूनिलैटरल वीकनेस हो पेशेंट को, आपने ऑलवेज रूल्स आउट स्ट्रोक. रूल्स आउट स्ट्रोक. क्योंकि इस पेशेंट में कोई और हिस्ट्री नहीं है, इसलिए इसका ऑलवेज जो है इसका आंसर स्ट्रोक बताएंगे. तो इसका आंसर बना हमारे पास अल्फा. यूनिलैटरल बॉडी वीकनेस, लेफ्ट साइड बॉडी वीकनेस है, हम ऑलवेज रूल आउट स्ट्रोक, क्योंकि इस केस में कोई और हिस्ट्री नहीं है, तो इसका आंसर बना हमारे पास स्ट्रोक. Now moving on to question number 159. Facial flushing, raised with tender hepatomegaly, apex beat normal with tapping character, loud S1 and mild diastolic murmur at mitral area. मैंने आपको कल भी बताया था कि माइट्रल एरिया पर अगर डायस्टोलिक मर्मर है तो आपने जो है जाना है आपने माइट्रल स्टेनोसिस पर. आपने आपको एक और चीज बताऊं, एपेक्स बीट या फिजियोलॉजिकल नहीं पैथोलॉजिकल, मतलब कि एबनॉर्मल एबनॉर्मल एपेक्स बीट दो तरह की होती हैं.
दो तरह की होती हैं, एक होती है हमारे पास टैपिंग और दूसरी हमारे पास होती है हीविंग। दूसरी कौन सी होती है हमारे पास? हीविंग। जो टैपिंग है वो हमारे पास होती है माइट्रल स्टेनोसिस में, और हीविंग हमारे पास होती है एयोर्टिक स्टेनोसिस, एयोर्टिक रिगर्जिटेशन और वॉल्यूम ओवरलोड या हार्ट फेलियर की कंडीशन में। ठीक है, जो हमारे पास एपेक्स बीट के जो पैथोलॉजिकल फॉर्म्स हैं, एक टैपिंग होती है, एक हीविंग होती है। टैपिंग होती है माइट्रल स्टेनोसिस में और हीविंग होती है एयोर्टिक स्टेनोसिस, एयोर्टिक रिगर्जिटेशन और हार्ट फेलियर के अंदर। अब इस पेशेंट में आप ये देखें कि इस पेशेंट में रेज जीवीपी है, टेंड हेपेटोमेगाली है, एपेक्स बी विद नॉर्मल विद टैपिंग कैरेक्टर, लाउड एस वन विद माइल्ड डायस्टोलिक मर्मर एट माइट्रल एरिया। इस स्टेज में हमारे पास ऐसे दो चीजें हैं जो एम्मा से मिल रही हैं, एक डायस्टोलिक मर्मर माइट्रल एरिया और एक टैपिंग कैरेक्टर विद लाउड एस वन। लाउड एस वन भी जो है वो माइट्रल स्टेनोसिस में होती है। अ पेशेंट विद एम विद लाउड एस वन, टैपिंग, एपेक्स बीट and diastolic murmur always go for mitral stenosis with loud S1, tapping apex beat, diastolic murmur always go for mitral stenosis. Question number 160. A patient presented with dyspnea, chest pain, palpitation on examination found irregular pulse, raised GVP, fine capitations, and displays apex beat with soft S1. Checks access to cardiomegaly and pulmonary edema. Which murmur will propel be present in this scenario? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको। एक चीज आप गौर करते जाएं, अपने दिमाग में एनालॉजिस्ट बनाएं कि इरेगुलर जो पल्स है वो किस में होती है? वो होती है एट्रियल फिब्रिलेशन में, एट्रियल फिब्रिलेशन में। सो आगे देखें, पेशेंट को रेज जीवीपी है और फाइन कैपिटेशंस हैं, जीवीपी भी रेज है और फाइन कैप्स भी हैं। इसका मतलब पेशेंट को कार्डियोमेगली है और पल्मोनरी एडीमा है। इसका मतलब हमारे पास ये है कि पेशेंट को क्या है? हार्ट फेलियर। कौन सा? लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। एंड जब पेशेंट को लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो, उसके साथ पेशेंट को कार्डियोमेगली हो, कार्डियोमेगली हो तो आप इसको मैं ड्रॉ करूं आपको। ये हमारे पास जो है हमारे पास लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम। इधर हमारे पास जो है हमारे पास एक वॉल्व होता है, उससे हम कहते हैं माइट्रल वॉल्व, माइट्रल वॉल्व। ये है हमारे पास नॉर्मल हार्ट। अगर मैं लेफ्ट हार्ट फेलियर वाले बंदे का हार्ट बनाऊं, अब ये देख लें कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम। और इसका जो वॉल्व है वो हार्ट के स्ट्रेच होने की वजह से, हार्ट के स्ट्रेच होने की वजह से इसका वॉल्व भी क्या हो जाता है? स्ट्रेच। वॉल्व भी क्या हो जाता है? स्ट्रेच। जब पहले वॉल्व ऐसे था, वो वॉल्व ऐसे था पहले, इसके कस्प ऐसे थे, जब ये स्ट्रेच होगा ऐसे तो इसके जो कस्प हैं वो साइड पे हो जाएंगे, वो सही तरीके से बंद नहीं होगा, अनएबल टू क्लोज प्रॉपरली, अनएबल टू क्लोज प्रॉपरली ड्यू टू स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग की वजह से आपके जो माइट्रल वॉल्व के कप्स हैं वो सही तरह से क्लोज नहीं होंगे, इसकी वजह से क्लोज नहीं होंगे, ये माइट्रल वॉल्व सही तरह से क्लोज नहीं हुआ। ये लेफ्ट एट्रियम ये है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो कंट्रैक्शन के दौरान जो ब्लड है वो बाहर पीछे रिगर्जिटेट करेगा, पीछे बैक फ्लो होगा ब्लड का, पीछे बैक फ्लो होगा ब्लड का। सो आपने इससे साबित हुई कि लेफ्ट हार्ट फेलियर लीड्स टू mitral regurgitation, mitral regurgitation, left heart failure leads to mitral regurgitation, left heart failure leads to mitral regurgitation। पहले हमें देखा कि पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन है, उस जेवीपी रेज्ड है, फाइन कैपिटेशंस है। हमें लगा पेशेंट कार्डियोमेगली पल्मोनरी एडीमा है। पल्मोनरी एडीमा में पता लगा कि पेशेंट को लेफ्ट हार्ट फेलियर है। अब पेशेंट को क्या हुई है? लेफ्ट हार्ट फेलियर टू माइट्रल रिगर्जिटेशन। तो इसमें माइट्रल रिगर्जिटेशन का जो मर्मर होता है वो होता है pansystolic, radiate at apex, radiating to axilla, radiating to axilla। ये हमारे पास एम आर का मर्मर होता है, तो इसका हमारे पास आंसर बना अल्फा। अब पेशेंट को इसमें
एट्रियल फिब्रिलेशन क्यों हुई है, पेशेंट को इसमें एट्रियल फिब्रिलेशन क्यों हुई है? इसका आंसर ये है कि जब इंक्रीज इन साइज ऑफ लेफ्ट एट्रियम प्रीडिस्पोजेस टू एट्रियल फिब्रिलेशन, जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल का लेफ्ट एट्रियम का साइज बढ़ेगा तो पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. So this is our question number 160. Now moving on to question number 170. 170 क्वेश्चन जो है वो गलत है, इसको आप काट दें. 171 question. A 25-year-old lady is brought from a nearby hospital in service hospital in Drowsy, stay with warm peripheries. Her family history gives her miscarriage was done and retained product or concession were removed or died. This is a key point. This is a key point. You start IV fluids with she has persistent hypertension, electric acidosis despite adequate fluid saturation. You label it as a case of septic shock. Which the following is first administered in septic shock? Unhealthy abortions and miscarriages leads to septic shock. Septic shock. ये की पॉइंट है, इसको आप याद कर लें. अनहेल्दी अबॉर्शंस एंड मिसकैरेजेस लीड्स टू सेप्टिक शॉक. और सेप्टिक शॉक की जो एक मेजर पैथोफिजियोलॉजी है वो है इंक्रीज डिक्रीज टीपीआर. डिक्रीज टीपीआर दैट लीड्स टू वॉर्म एक्सट्रीमिटीज. वॉर्म एक्सट्रीमिटीज. सेप्टिक शॉक की जो हमारे पास एक है, सेप्टिक शॉक लीड्स टू डिक्रीज टीपीआर दैट लीड्स टू वॉर्म एक्सट्रीमिटीज. अब आप आई एम रिटर्निंग टू क्वेश्चन. सी patient have unhealthy miscarriage that leads to patient now have warm extremities, unhealthy miscarriages and warm extremities. That is proof that patient is suffering from septic shock. अब septic shock की जो हमारे पास फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो हमारे पास है नॉरएपिनेफ्रिन. नॉरएपिनेफ्रिन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट सेप्टिक शॉक हमारे पास है नॉरएपिनेफ्रिन, जिसको हम नॉर एड्रेनालिन भी कहते हैं. नॉर एड्रेनालिन भी कहते हैं. तो इसका हमारे पास आंसर बना नॉर एड्रेनालिन. क्वेश्चन नंबर 172. A young man with no comorbidities comes with a complaint of high blood pressure. High blood pressure. Which the following combination of drugs can be given in essential hypertension? आपका जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स है एसेंशियल हाइपरटेंशन के पहले आते हैं हमारे पास एस, आप्स, फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, फिर आते हैं थायराइड. थायराइड डायूरेटिक्स. ठीक है, इसमें पहले हमारे पास देंगे एस एंड आप्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. तो इसका हमारे पास आंसर बना बीटा. इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अब मजीद इसको हम डिस्कशन नहीं करेंगे. क्वेश्चन नंबर 153. A patient with tuberculous lymphadenitis undergoes CT abdomen with contrast. Sudden develop a fast, stable pulse. His blood pressure is become unrecordable. You are the doctor on duty. Which immediate treatment you will give? एक चीज आप याद रख लें, कंट्रास्ट के साथ पेशेंट को फीवर पल्स एंड हिज ब्लड प्रेशर बिकम अनरिकॉर्डेबल. कंट्रास्ट दिया आपने, उसके बाद वाइटली अनस्टेबल हो गया इमीडिएटली. वाइटली अनस्टेबल immediately go for anaphylaxis. Go for anaphylaxis. Patient with contrast become vitally unstable immediately go for anaphylaxis. Patient with contrast become vitally unstable immediately go for anaphylaxis. और एनाफिलैक्सिस का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है? IM एपिनेफ्रिन. इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये सवाल पहले भी एक तरफ से आया था, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दिया आपको. एनाफिलैक्सिस का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है IM एपिनेफ्रिन. IM एपिनेफ्रिन. और सेप्टिक शॉक का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या था? नॉन एपिनेफ्रिन. नॉन एपिनेफ्रिन, ये थोड़ा फर्क है, इसको आप याद रख लें. सेप्टिक शॉक का नॉन एपिनेफ्रिन, एनाफिलैक्सिस में एपिनेफ्रिन.
Moving on to question number 174. Female patient with history of fever since 10 days now present with continuous chest pain radiates to back with left parasternal rustling sound most likely suffer from. मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि पेरिकार्डाइटिस is most likely viral in etiology. ठीक है, पेरिकार्डाइटिस मोस्ट कॉमन वायरल इन एटियोलॉजी. अब पेशेंट को फीवर हो, उसके बाद इसको चेस्ट पेन हो, चेस्ट पेन के बाद पेशेंट को फ्रिक्शनल रब या रस्टलिंग साउंड सुनाई दे ऑन ऑस्कल्टेशन पेशेंट विद फीवर then develop chest pain plus frictional rub or rustling sound on auscultation. Always go for pericarditis. Patient with fever develop chest pain plus frictional rub on and or rustling sound on auscultation. Always go for pericarditis. So this is our question number 174. Now go for question number 175. इसमें थोड़ी सी गलतियां हैं, इसको ठीक कर दिया है. आप देखें, इसमें पर लिखें a 17-year-old male presenting with decreased peripheral pulsations with abdominal pain and creatinine kinase normal, pulsating abdominal mass with history of smoking from last 20 years is most likely suffering from. हमारे पास जो पी पॉइंट्स हैं और जो आपको आने चाहिए, एडवांस एज plus history of smoking plus pulsating abdominal mass plus minus peripheral artery disease. Patient with advanced age plus history of smoking plus pulsating abdominal mass or plus minus peripheral artery disease. Always go for abdominal aortic aneurysm. Patient with advanced age plus history of smoking plus pulsating abdominal mass plus minus peripheral artery disease. Always go for abdominal aortic aneurysm. और इसके जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, वो हमारे पास है abdominal ultrasound, initial confirmed on CT पे हम कंफर्म करेंगे, लेकिन पहले हम एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कराएंगे, उसके बाद इसको CT पे हम कंफर्म करेंगे. Now go for question number 176. That question is wrong. 176 दो हैं, वो क्वेश्चन जो है वो एक रिपीट हुआ, एक गलत है, उसको आप काट दें. Next move to question number 178. ECG findings in pulmonary embolism. एक निमोनिक है, उसको आप याद रखें, S1 Q3 T3 S1 QT 33. लीड 1 में जो हमारे पास एस वेव होगी वो होगी लार्ज एस वेव होगी. लीड 3 में हमारे पास डीप क्यू वेव प्लस इन्वर्टेड टी वेव होगी. S1 QT T3 जो है ना हमारे पास आती है पीई की ECG फाइंडिंग को हम कहते हैं S1 Q2 Q3 T3. लीड 1 में जो हमारे पास है वो लार्ज एस वेव होगी. लीड 2 में हमारे पास डीप क्यू वेव प्लस इन्वर्टेड टी वेव होगी. तो इसका हमारे पास आंसर बना इन्वर्टेड टी वेव, क्योंकि S1 Q3 T3 में जो टी वेव है लीड 3 के अंदर वो हमारे पास इन्वर्टेड टी वेव होगी. तो इस आंसर इज डेल्टा.
क्वेश्चन नंबर 181, बाकी क्वेश्चंस को आप काट दें, क्वेश्चन ठीक नहीं है। A 73-year-old man was diagnosed as a having cardiogenic shock. The beneficial effects of dopamine in him would be mainly due to what is cardiogenic shock? Cardiogenic shock जो होता है कि जब patient is unable his heart to contract properly. कार्डियोजेनिक शॉक तब होता है जब पेशेंट का जो हार्ट है इट इज अनएबल इज हार्ट टू कंट्रैक्ट प्रॉपरली। जब हार्ट सही प्रॉपरली कंट्रैक्ट नहीं करेगा, प्रॉपरली हार्ट इज नॉट प्रॉपरली कंट्रैक्टिंग, तो हम इसको एक ऐसा एजेंट देंगे जो कि हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी। जब पेशेंट का हार्ट सही कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, हम ऐसा एजेंट देंगे जिसको पेशेंट का हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दे। हमारे पास जो है वो ऐसे 3 ड्रग्स हैं। पहली है डाइजॉक्सिन, दूसरी है 2-ब्यूटामीन और डोपामीन, तीसरी हो मिलरीनॉन। ये ऐसे 3 ड्रग्स हैं जो कि हम देते हैं जब पेशेंट का हार्ट सही कॉन्ट्रैक्ट ना कर रहा है। एक है डाइजॉक्सिन, एक है 2-ब्यूटामीन या डोपामीन, एंड तीसरी हमारे पास ड्रग है मिलरीनॉन। सो इसमें से हमारे पास डोपामीन दी हुई है, वो कैसे एक्ट करती है? इंक्रीज फोर्स ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। सो जब हार्ट प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो हम हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को सपोर्ट करेंगे, और इसको हम इसने कहा हुआ है चार्ली ऑप्शन, इंक्रीज फोर्स ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 182. ECG shows atrial rate of 200 to 300 minutes, 31 AV block and sawtooth pattern of P-shape P waves. But the most likely diagnosis is, एक बात अब याद रखने, जैसे AF में इरेगुलर P waves होती हैं, एट्रियल फ्लटर में हमारे पास सॉटूथ अपीयरेंस होती है, सॉटूथ अपीयरेंस ऑफ पी वेव, सॉटूथ अपीयरेंस ऑफ पी वेव। जिधर भी सॉटूथ अपीयरेंस ऑफ पी वेव आ जाए, जिधर भी सॉटूथ अपीयरेंस ऑफ पी वेव आ जाए, आपका जो डायग्नोसिस है हमेशा एट्रियल फ्लटर बनना चाहिए। जिधर भी सॉटूथ अपीयरेंस ऑफ पी वेव आ जाए, आपका डायग्नोसिस जो है वो एट्रियल फ्लटर बनना चाहिए। Now moving on to question number 183. A young man with mitral valve stenosis developed with high-grade fever with chills, joint, and he was diagnosed having infective endocarditis. पेशेंट को क्या है हमारे पास? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, किसमें है? ऑलरेडी डैमेज्ड वॉल्व, ऑलरेडी डैमेज वॉल्व। वो कैसे कि पेशेंट को एमएस है, एक चीज हमें याद रखनी है कि ऑलरेडी डैमेज वॉल्व में जोन सा ऑर्गेनिज्म करता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, वो ऑर्गेनिज्म हमारे पास है स्टैफ विरिडेंस। ऑलरेडी डैमेज्ड हार्ट वॉल्व के अंदर जोन सा ऑर्गेनिज्म इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करेगा, हमारे पास कौन सा है? स्टैफ विरिडेंस। ऑलरेडी डैमेज हार्ट वॉल्व में ऑर्गेनिज्म जो भी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करेगा, हमारे पास कौन सा है? स्टैफ विरिडेंस। तो इसका आंसर हमारे पास बना स्टैफ विरिडेंस। क्यों? पेशेंट को माइट्रल वॉल्व स्टेनोसिस है और पेशेंट का हार्ट वेल डैमेज है। Now moving on to question number 183. A 33-year-old person has collapsed in front of you. He has no pulse, greater show ventricular fibrillation. The most efficient way to restore his BP and normal heartbeat would be ventricular fibrillation। एक यूनिक ऐसे रिदम है जिसमें को ठीक करने के लिए आप डिफिब्रिलेटर
लगाते हैं? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया? पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया हो या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो, आपने जो डिफिब्रिलेटर लगाना है पेशेंट को, आपने हमेशा डिफिब्रिलेटर लगाना है। पल्सलेस वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, आपने पेशेंट को डिफिब्रिलेटर लगाना है। तो इसका आंसर हमारे पास होगा डिफिब्रिलेटर। क्वेश्चन नंबर 184। A 36-year-old present with acute oligorenal failure. His ECG shows signs of hyperkalemia with predominant widening of QRS complex. Which of the following treatment is recommended? Acute हाइपरकैलीमिया में, acute हाइपरकैलीमिया में आपने 3 ड्रग्स देनी है। कौन कौन सी? इंसुलिन, इंसुलिन, बीटा एगनिस्ट प्लस कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट। आपने हाइपरकैलेमिया में 3 ड्रग्स देनी, इंसुलिन, बीटा एगनिस्ट एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो इसका हमारे पास आंसर बना कैल्शियम IV कैल्शियम, ऑप्शन ए। Now moving on to question number 185. An 80-year-old unconscious male is brought to emergency with a history of a road traffic accident. He is non-diabetic. He has signs of head injury and left thigh is swollen and deformed. His pulse is 130 per minute, blood pressure is 170 by 40, and respiration is 20 breaths per minute. What is the best approach for start treatment? हमने पढ़ा था ATLS प्रोटोकॉल, इसको मैंने बताया था। ATLS प्रोटोकॉल में ABCDE, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी एंड एक्सपोजर। आप देखें पेशेंट जो है हमारे पास वाइटली अनस्टेबल है, उसका ब्लड प्रेशर कम है, इसको हम सर्कुलेशन ठीक करेंगे। सर्कुलेशन का मतलब क्या है? ट्रीट हाइपोवोलेमिया। इसको मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुका, रेस्पो के लेक्चर्स में मजीद डिस्कशन इस पर नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 186। As 65-year-old male, non-diabetic on oral hypoglycemics, has presented with BP 180 to 105, has given history intermittent claudication and peripheral pulses are weak. Heart and lungs are now the most appropriate antihypertension for this patient would be? एक चीज हमें देखनी है कि हाइपरटेंशन पेशेंट को है, 7 प्लस पेरिफेरल आर्टरी डिजीज भी है, आर्टरी डिजीज भी है। इस केस में हम पेशेंट को हमेशा जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है हमारे पास, वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट बन जाते हैं। कैसे? जब पेशेंट को हाइपरटेंशन भी हो और पेरिफेरल हार्ट डिजीज भी हो, इस केस में हमारे पास जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट बन जाते हैं। पेशेंट को हाइपरटेंशन हो, पेशेंट को हाइपरटेंशन हो और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हो, इस केस में जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है वो हमारे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट बन जाते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास बना डी। क्वेश्चन नंबर 187। 50-year-old may presenting with a history of unilateral claudication of thigh with an calf, sometimes buttocks since a few weeks. On examination, there is absent femoral distant pulses and fluid is auscultated over the iliac region. Most likely diagnosis is, इसमें देखने के लिए अब नॉर्मल एनाटॉमी को देखें। ये हमारे पास अयोटा, ये हमारे पास कॉमन इलियक वेन्स, ठीक है। ये हमारे पास जो है एक्सटर्नल इलियक वेन, ये हमारे पास हुई इंटरनल इलियक वेन, ये हमारे पास हुई फेमरल वेन, ये हमारे पास हुई पोप्लिटियल वेन, ठीक है। फेमरल वेन और पोप्लिटियल वेन, अयोटा, कॉमन इलियक, लेफ्ट, राइट, एक्सटर्नल इलियक, इंटरनल इलियक, फेमरल और पोप्लिटियल। अगर तुम्हारे पास अक्लूजन यहां पर होती तो दोनों साइडें अफेक्ट होती, क्योंकि पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ यूनिलैटरल क्लॉडिकेशन है, एक साइड की है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई अक्लूजन नहीं है, अक्लूजन यहाँ पर है। जब यहाँ पे अक्लूजन होगी ये वाली तो बिल्कुल ठीक रहेगी,
लेकिन जे वाली सारी आगे जो है वो कोलैब हो जाएगी। इसका मतलब कि सिर्फ पेशेंट को यूनिलैटरल होने की वजह से एक्लूजन किधर है, यहाँ पर किधर है, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी के अंदर, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी के अंदर। प्लस पेशेंट को जो ग्रूवी है हमारे पास किधर है, इलियक रीजन के अंदर, इलियक रीजन रीजन के अंदर। सो इसका मतलब कि हमारे पास जो है वो इलियक ऑब्स्ट्रक्शन है, यूनिलैटरल claudication, patient have occlusion in iliac or femoral vessels, iliac और femoral vessel। यूनिलैटरल occlusion हो और पेशेंट और यूनिलैटरल क्लॉडिकेशन हो और पेशेंट के अंदर जो है इलियक पेशेंट को यूनिलैटरल क्लॉडिकेशन हो, इसका मतलब है कि पेशेंट को इलियक और फेमरल ऑब्स्ट्रक्शन है। तो इसका आंसर हमारे पास बना इलियक ऑब्स्ट्रक्शन। ये लिंक थोड़ा सा एक्सपायर होने वाला, मैं आपको अभी नेक्स्ट लिंक शेयर करता हूँ।